आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राम वर्मा एक लेखक हैं और लिखने के लिए एक शांत जगह की ज़रूरत हमेशा होती है। इसी के चलते वो अपने दोस्त सुरेश खन्ना के कैथल के पास स्थित फार्म हाउस में अक्सर जाया करते थे। खन्ना जी के फार्म हाउस में उनके लिए कुछ खास प्रबंध किए गए थे। केयरटेकर घनश्याम सिंह बहुत अच्छा खान समा भी था और उनके वहाँ पर होने के वही सेवा किया करते थे। उन्हें कब कॉफ़ी देना है, कब वो खाना खाएंगे, क्या खाना उन्हें पसंद है, इतने सालों में जैसे उसे कंठस्थ हो गया था। 25 तारीख शुक्रवार ऑफिस की छुट्टी होने से लगातार 3 दिनों की छुट्टी मिली थी और इसी समय का उपयोग करते हुए दोस्त को खबर कर 25 तारीख को सुबह सुबह ही वो फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा, रास्ते में घने कोहरे में बसेरा, छोड़ खाने के लिए निकले परिंदों का कलरव, सुबह की हल्की सी बारिश ने माहौल को रुमानी सा बना दिया था। गाड़ी और उनके अपनी कहानी की सोच दोनों ही बहुत तीव्र गति से चल रहे थे। तभी एकाएक उसने राम वर्मा की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। वो कुछ सोचते हैं इससे पहले ही हाथ पैरों ने अपना काम कर दिया और गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकते ही वो गाड़ी में चढ़कर बैठ गया। पहले तकरीबन 5 मिनट तक कोई बात नहीं हुई। फिर उसने बात का सिलसिला शुरू किया। इतने घने जंगल में जहाँ पिछले 1 घंटे से कोई नहीं रुक रहा, आप कैसे रुक गए? इस पर राम वर्मा बोले, चाहता तो मैं भी नहीं था, जब ब्रेक लगी गए तो भाग तो सकता नहीं, इसलिए रुक गया। नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम अरविंद बताया। अब अरविंद ने नाम पूछा तो उन्होंने बताया राम वर्मा। अरविंद ने फिर मंजिल के बारे में पूछा तो राम ने बताया कैथल। थोड़े शांत क्षणों के बाद अरविंद ने फिर पूछा, क्या करते हैं आप? इस पर राम ने बतलाया, लेखक हैं। और आप? अब अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी धीमी कर लें, बहक जाएगी। फिर बोले, मैं घोस्ट हंटर हूँ, भूत प्रेत खोजी, कैथल जा रहा हूँ। सुना है वहाँ कोई जोशी जी की एक पुरानी कोठी है शहर के बाहर, जो भूतों की वजह से विख्यात है। शायद मेरी भी मुलाकात हो जाए उनसे। आज तक तो कितने ही जगहों कब्रिस्तानों में गया हूँ, मगर कभी कोई नहीं दिखा और बिना खुद को देखे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। राम वर्मा ने उन्हें साथ चलकर एक कप कॉफ़ी पीकर जाने की बात कही। कारण लेखक का मन किसी कहानी को उनकी बातों में देख रहा था। कैथल फार्म हाउस में पहुंचते ही घनश्याम सिंह सेवा में लग गया। कॉफ़ी के साथ शानदार पकौड़ों के लजीज नाश्ते के साथ अरविंद जी ने कुछ कहानियों से मनमोहक समा बांध दिया था। लेकिन घनश्याम सिंह बहुत विचलित सा हो गया जब उसने जोशी जी के पुरानी कोठी में अरविंद जी के जाने की बात सुनी। रोकने की बहुत कोशिश को नाकाम करते हुए अरविंद जी उठ गए, पर राम और घनश्याम को वादा कर दिया कि कल भोर में उठकर जोशी जी की कोठी पर आएं। वो वहाँ की मुलाकात के बारे में बतलाएंगे। बाकी दिन और रात बहुत ही कश्मकश में बीतकर सुबह सवेरे राम वर्मा जी बिना घनश्याम के इंतज़ार किए ही निकल गए। जोशी जी की कोठी पर पहुंचकर अनुभव किया क्यों लोग इस इलाके में आने से रात में डरते हैं। चारों ओर फैली झाड़ियाँ, ऊंचे पेड़ों के कतार के बीच बीच में थोड़ी दूरी पर ही कोठी आंख में चोली खेलती सी दिख रही थी। खंडर नुमा ये कोठी अपने वक्त में बहुत ही खूबसूरत रही होगी। ये सब कुछ सोचते हुए कोठी के गेट पर पहुंचकर उन्होंने अरविंद जी को आवाज़ दी, क्योंकि इसके आगे अकेले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि अगर उन्हें अरविंद जी मिलते हैं तब वो रुकेंगे,
वरना भागकर फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। उन्हें वहां पहुंचकर घनश्याम की भी याद आई। काश वो उसके लिए रुक जाते हैं। अरविंद जी ने उनकी आवाज़ सुनते ही जवाब दिया और बाहर आ गए। उनको देखकर राम वर्मा जी के जान में जान आई। रात की बात पूछी तो अरविंद जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी रात बिताई। बात करते हुए दोनों अंदर की ओर बढ़ चले। बैठक के पास ही एक कमरा था। अरविंद जी बोले, मैं इसी कमरे में रात भर था, चलो वहीं बैठते हैं। दरवाज़ा खोलते ही राम वर्मा की जोर से चीख निकल गई। जमीन पर खून से लथपथ अरविंद जी की लाश पड़ी थी। राम वर्मा को जब होश आया तो वो अस्पताल में भर्ती थे। मालूम हुआ फार्म हाउस में उनको ना पाकर घनश्याम को समझ आ गया वो कहाँ होंगे। जितनी तेजी हो सका वो कोठी में पहुंचे तो उन्होंने देखा राम वर्मा जी अंदर की ओर जा रहे थे। फिर उनकी चीख की आवाज़ गूंजी और घनश्याम तेजी से अंदर पहुंचे। दरवाजे पर राम वर्मा बेहोश दिखे। उनको उठा लाए और पुलिस को अरविंद जी की लाश की खबर दे दी। पुलिस के रिपोर्ट में मौत का कारण किसी भयावह चीज को देखकर हार्ट अटैक होने के बाद कुर्सी पर गिरकर सिर पर चोट लगी और सिर फट गया। शायद मौत से पहले उनकी जिंदगी की इच्छा किसी भूत से मुलाकात हो जाए वो पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1998 वो दिन मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी। उस समय मेरी नौकरी लगने के कारण मेरा सारा परिवार गांव छोड़कर आ गया था। हालांकि गांव छोड़ने का उस समय किसी का भी मन नहीं था, मगर उस समय हमारे घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण हमारा एकमात्र सहारा मेरी नई नौकरी थी। खैर, हमारे शहर में आए कई महीने गुजर गए और अब धीरे धीरे हमारी आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। तभी एक दिन सुबह सुबह जब मैं चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी एक डाकिया मेरे लिए एक चिट्ठी लेकर आया। वो चिट्ठी मेरे ही गांव से मेरे लिए आई थी। डाकिये से पता करने पर पता चला कि वो चिट्ठी गांव में मेरे बचपन के दोस्त अमर ने भेजी है। तो मैं फटाफट चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, प्रिय मित्र गोलू, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ सहायता मांग रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। दरअसल काफी दिनों से मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी कुछ ऐसी है कि मैं तुझे छोड़कर और किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे अलावा और कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। तो तू जल्दी से एक बार मेरे लिए गांव आ जा। बाकी बात गांव आने के बाद बताऊंगा। और हाँ, जल्दी आना। तेरा प्रिय दोस्त अमर। उस चिट्ठी को पढ़कर मैं सोच रहा था कि आखिर अमर को हुआ तो हुआ क्या, जिसके बाद मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई और तय किया कि आज ऑफिस जाकर मैं बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी लूंगा, फिर अपने गांव जाकर अमर से मिलकर आऊंगा। सारी बात तय करने के बाद मैं ऑफिस गया और बॉस से छुट्टी मांगी तो काफी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे छुट्टी दे दी, जिसके बाद मैं अगले दिन सारी तैयारी करके दोपहर वाली बस पकड़कर गांव चलता बना। मेरे यहाँ से मेरा गांव करीब 5 घंटे का सफर था। तो ठीक रात के 9 बजे तक मैं अपने गांव के बस स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा। देखते ही देखते आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण रात के 7 बजे ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफी रात हो चुकी है। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। करीब और 2 घंटे बस में बिताने के बाद रात के 9 बजे मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरा
तो बस स्टॉप पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक मुझे ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई बस। भला तो हो इस बात का कि मेरे गांव का घर बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं ज्यादा ना सोचकर सीधे अपने घर की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी कि बहुत रात, ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर मुझे घने कोहरे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय मेरे गांव के लोग काफी जल्दी सो जाया करते थे। पूरे वीरान रास्ते पर खुद को अकेला पाकर मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। इसका एक और कारण ये भी था कि बस स्टॉप से जो रास्ता मेरे घर की तरफ जाता था वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, तो जंगली जानवर मुझे अकेला पाकर मुझ पर हमला न कर दे, इसलिए भी मैं काफी तेजी से चल रहा था। रास्ते पर चलते हुए मुझे बार बार जंगलों से शियारों के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उन आवाज को सुनकर मेरे पैर एकदम से कांपने लग जा रहे थे। खैर किसी तरह चलकर मैं अपने गांव पहुंचा, तो गांव के चौपाल पर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक औरत गांव के चौपाल पर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उस औरत को इस तरह इतनी रात गए इतने ठंड में बाहर बैठा देख मैं थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये औरत इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है। हालांकि मैं गांव के सभी लोगों को पहचानता था, तो मैं चलकर उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हेमा मासी है। हेमा मासी मेरे ही गांव के एक और दोस्त मोहन की माँ है। तो मैंने हेमा मासी से कहा, क्या बात है मासी, आप इतनी रात को इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? मेरे इतना बोलते ही मासी कोई जवाब ना देकर बस रोने लगी। तो उनको रोता देख मैं और भी ज्यादा चौंक गया। मुझे लगा कि शायद उनके घर में लड़ाई हुई होगी, तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, मौसी घर पर लड़ाई हुई है क्या? मगर मेरे इस प्रयास का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मौसी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मैं सीधे मोहन के घर गया और उसके बंद दरवाजे को खटखटाने लगा। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद मोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तो मुझे इतनी रात गई यहाँ देखकर वो जितना हैरान हुआ उससे ज्यादा खुश भी हुआ और मुझसे कहा, अरे गोलू तू कब आया? इस पर मैंने कहा, अभी आया हूँ, मगर तू बता हेमा मौसी रात को बाहर बैठकर रो क्यों रही है? मेरे इतना बोलते ही मानो मोहन के चेहरे के तोते उड़ गए। कुछ देर तो वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखता रहा, फिर मुझसे बोला, क्या बोल रहा है तू? चल तो कहाँ पर है मेरी माँ? जिसके बाद हम दोनों चलकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। तो वहां पहुंचते ही मैं चौंक गया, क्योंकि वहां अब कोई भी नहीं था। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अरे अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई मौसी? मेरे इतना बोलते ही मोहन गुस्से में मुझसे बोला, यह क्या बोल रहा है तू? तू मेरे साथ घर चल, सब बताता हूँ। जिसके बाद हम दोनों चलकर मोहन के घर गए। तो घर पहुंचते ही मोहन ने बताना शुरू किया, कुछ महीनों पहले माँ शाम के वक्त उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी अचानक पेड़ का एक डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गया। डाल काफी बड़ी होने के कारण उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मोहन के मुंह से ये सुनकर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया कि भला वो हेमा मौसी नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। और भला तो हो इस बात का कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना सब हो जाने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं आज रात अकेले अपने घर पर रुक सकूं, जिस कारण मैंने अभी के अभी ही अमर के घर जाने का फैसला किया। और जिसके बाद मैं अमर के घर की तरफ चलता बना। अमर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा पीटा
तो मेरे एक बार दरवाजा पीटते ही अमर के पिताजी ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वो पहले से ही किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। खैर, उन्होंने मुझे देखकर घर के अंदर बुलाया और मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इन्हें हुआ तो हुआ क्या। इस पर मैंने उनसे कहा, क्या बात है चाचा, अमर कहाँ है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा अमर 2 दिनों से लापता है। मैंने कई जगहों पर छानबीन की मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा। चाचा के मुंह से ये सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे तो कल ही अमर की चिट्ठी मिली थी और उसने मुझे यहाँ बुलाते हुए लिखा था कि वो किसी मुसीबत में है, मगर क्या मुसीबत उसने बताया नहीं था। खैर कुछ भी हो, कल हम जाकर पंचायत से मदद मांगेंगे। काफी समझाने के बाद मैंने चाचा को उनके कमरे में सोने भेजा और खुद अमर के कमरे में सोने चला गया। काफी थक जाने के कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी ठंड लगने के कारण मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस कमरे में मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे बिस्तर के बगल में अमर खड़ा था, जो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। इस तरह अमर को देखकर मैं जितना खुश हुआ उससे कई ज्यादा हैरान कि भला मैं दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहा था तो अमर कमरे के अंदर आया तो आया कैसे। जिस पर मैंने अमर से कहा, अरे तू तो 2 दिनों से कहाँ था और कमरे में कैसे आया? इस पर अमर ने कहा, वो सब छोड़, तू चल मेरे साथ। जिसके बाद अमर मुझे घर के पीछे की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ दूर चलने के बाद अमर एक जगह पर रुक गया, उसके साथ ही साथ मैं भी रुका। जिसके बाद अमर ने मुझे उंगली का इशारा करके देखने को कहा। मैंने जब उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां जमीन पर अमर की आधी सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अमर ने ही कहा, आज से 2 दिन पहले मैं इसी रास्ते से काम से घर लौट रहा था। तभी रास्ते के किनारे जंगलों से जंगली जानवरों ने निकलकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नोचकर मार डाला। ये बात तू मेरे पिताजी को बता देना और मेरे इस लाश का देह संस्कार कर देना, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। इतना बोलकर अमर वहां से गायब हो गया। जिसके बाद मैंने घर जाकर अमर के पिताजी को सारी बात बता दी और अमर का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद फिर से मुझे अमर की आत्मा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।